कल्पना कीजिए कि किसी की हड्डी टूट गई है। एक्सरे रिपोर्ट में वो टूटी हुई हड्डी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है, एकदम सफेद और स्पष्ट। अब डॉक्टर उस हड्डी को जोड़ने या उस पर प्लास्टर चढ़ाने के बजाय सिर्फ दर्द कम करने की एक गोली दे देता है। और मरीज भी उस गोली को खा के खुश हो जाता है कि चलो दर्द तो कम हुआ। हाँ बिल्कुल, और सुनने में ये एक बेवकूफ़ी भरा मजाक लगता है ना, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो आधुनिक मानव सभ्यता आज अपने पर्यावरण और लगातार बढ़ती भयंकर गर्मी के साथ बिल्कुल यही कर रही है। सही कहा, हम बस एक अस्थायी समाधान ढूंढ रहे हैं। हाँ, तो इस गहन चर्चा में स्वागत है, जहां आज का हमारा विषय बहुत ही प्रासंगिक है। भयंकर गर्मी से लड़ने के लिए इंसान की मशीनों यानी एसी और कूलर पर बढ़ती निर्भरता बनाम प्रकृति की असली और स्थायी ठंडक। और आज की इस चर्चा का आधार कुछ बहुत ही दिलचस्प स्रोत है ना? बिल्कुल, हमारे पास द ब्रेथ ऑफ अर्थ, मशीन्स बनाम नेचर और द कैनोपी ऑफ कूल नामक 2 कहानियों के अंश हैं। साथ ही शीतल छांव बनाम मशीनी ठंडक नाम का एक विश्लेषणात्मक लेख है, और बच्चों की एक बेहद खूबसूरत यूट्यूब कविता का ट्रांसक्रिप्ट भी है, जिसका शीर्षक है पेड़ लगाओ धरती बचाओ। ये स्रोत बहुत गहरे हैं। हाँ, और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कृत्रिम ठंडक खरीदने की इस अंधी होड़ में हम उस प्राकृतिक छांव को ही नष्ट कर रहे हैं जो असल में इस धरती को सांस लेने लायक बनाती है। सुनने वालों के लिए ये एक अनोखा सफर होगा, जहां हम सिर्फ समस्या के लक्षणों को नहीं बल्कि उसकी गहरी जड़ों को टटोलेंगे। और इसे टटोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वे सिर्फ कहानियां या डेटा नहीं है, वे एक ऐसा आईना है जो हमारे सुविधा केंद्रित समाज की एक बहुत ही अजीब सच्चाई को सामने रखते हैं। सही कह रही हैं आप। जो हड्डी टूटने वाला उदाहरण शुरुआत में दिया गया, वो आज के क्लाइमेट क्राइसिस पर एकदम सटीक बैठता है। हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने लिए एक ठंडी कोठरी बना रहे हैं, जबकि बाहर पूरी दुनिया सुलग रही है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि द ब्रेथ ऑफ अर्थ कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे दृश्य से होती है जो हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। जून महीने की भयंकर गर्मी है, सूरज आग बरसा रहा है, सड़कें इतनी गर्म हैं कि पिघलती हुई महसूस हो रही हैं। और ऐसे में आम इंसान की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? बिल्कुल, वो छाता या पेड़ नहीं ढूंढता, वो सीधे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम की तरफ भागता है। हर तरफ विज्ञापनों का शोर है, 5 स्टार एसी ले आइए, कम बिजली, ज्यादा ठंडक। ऐसा लगता है जैसे समाज ने सामूहिक रूप से मान लिया है कि इस भयंकर गर्मी का एकमात्र समाधान बस एक बड़ा और महंगा एसी खरीदना है, जो कि एक बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, लेकिन क्या हम सिर्फ अपने एक छोटे से कमरे रूपी डिब्बे को ठंडा करने के चक्कर में बाहर के वातावरण को और ज्यादा आग में नहीं झोंक रहे हैं? तकनीकी रूप से देखा जाए तो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कहानी के स्रोत में आरव नाम के एक छोटे बच्चे का जिक्र है, जो अपने स्कूल डिबेट में इसी विरोधाभास को उठाता है। अच्छा, वो बच्चा क्या कहता है डिबेट में? वो बहुत मासूमियत से लेकिन बड़ी वैज्ञानिक बात कहता है कि एसी सिर्फ कमरे को ठंडा करता है, लेकिन बाहर की गर्मी को और बढ़ा देता है। इसके पीछे के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एयर कंडीशनर वास्तव में कोई ठंडक पैदा नहीं करता। रुको, मशीन ठंडक नहीं बनाती? फिर वो ठंडी हवा कहाँ से आती है? थर्मोडायनामिक्स का सीधा सा नियम है, ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जा सकता है। एसी का कंप्रेसर और गैस बस कमरे के अंदर की गर्मी को सोखते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं। बाप रे, हम अपनी गर्मी बस बाहर धकेल रहे हैं। बिल्कुल, और अब इसमें एक पेंच और है। उस भारी भरकम मशीन को चलाने के लिए जो बिजली खर्च होती है, वो मोटर भी अपनी अलग गर्मी पैदा करती है, जो सीधे वातावरण में जाती है। यानी अगर हम गणित के हिसाब से देखें तो एक कमरा ठंडा करने के लिए हम बाहर के तापमान में पहले से कहीं ज्यादा गर्मी जोड़ रहे हैं। ये तो बहुत डरावना गणित है ना? इंसान ने पहले तथाकथित विकास और औद्योगिकरण के नाम पर धरती का तापमान बढ़ा दिया, और अब उसी गर्मी से बचने के लिए मशीनों का सहारा ले रहा है, जो असल में उस बाहरी समस्या को और बदतर बना रही हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। तो ये तो ऐसा हुआ कि हम एक नाव में बैठे हैं, नाव में पानी भर रहा है और हम उस पानी को निकालकर वापस उसी नदी में डाल रहे हैं, लेकिन साथ में नाव में एक और छेद भी करते जा रहे हैं। एकदम सटीक तुलना है ये एक बहुत ही स्थानीय और अस्थायी समाधान है,
जो लंबी अवधि में एक वैश्विक तबाही को जन्म दे रहा है। यहाँ से ये स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेते हैं। हम जिस विकास की बात कर रहे हैं वो सीधे तौर पर प्रकृति से कैसे टकराता है, ये द कैनोपी ऑफ कूल के एक दृश्य में साफ दिखता है। वो रामस्वरूप दादा वाला हिस्सा ना। हाँ बिल्कुल। कहानी में एक 65 वर्षीय बुजुर्ग हैं रामस्वरूप दादा। वे हमेशा अपने घर के बाहर एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे हाथ वाला पंखा झलते हुए शांति से बैठते हैं। दूसरी तरफ बाजार है जहां आधुनिक चकाचौंध के बीच एसी बिक रहे हैं। एक बहुत ही कड़ा विरोधाभास है वहाँ। सही कहा। जब दादा अपने पोते आरफ को लेकर बाजार जाते हैं तो वहां सड़क किनारे एक पुराने विशाल बरगद के पेड़ को मजदूरों द्वारा कुल्हाड़ी से काटा जा रहा होता है। और वो दृश्य सिर्फ एक पेड़ के गिरने का नहीं है, वो एक पूरे इकोसिस्टम के ढहने का प्रतीक है। बिल्कुल। पेड़ गिरता है, चिड़ियों के घोंसले टूटते हैं, छोटे पक्षी तड़पते हैं। आरव ये सब देखकर सहम जाता है। लेकिन उस कहानी में एक बहुत ही सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विवरण है। पेड़ कटने के तुरंत बाद आरव को वो सड़क पहले से कहीं ज्यादा गर्म महसूस होती है। जो कि सिर्फ एक एहसास नहीं है, एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। हाँ, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा शैतान की वकालत मतलब डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। क्या मॉल और चौड़ी सड़कें विकास के लिए जरूरी नहीं है? समाज में हम अक्सर देखते हैं कि लोग पेड़ कटने पर सोशल मीडिया पर खूब दुख जताते हैं, लेकिन फिर उसी चौड़ी सड़क पर अपनी वातानुकूलित गाड़ियों में चलना भी तो पसंद करते हैं। हाँ, ये दोगलापन तो है समाज में। तो क्या ये बुनियादी ढांचा हमारी अर्थव्यवस्था के लिए अनिवार्य नहीं है? देखिए, बुनियादी ढांचा जरूरी है, लेकिन यहाँ ये समझना होगा कि हमने विकास की परिभाषा को बहुत संकीर्ण कर दिया है। स्रोत में रामस्वरूप दादा का एक बेहद गहरा वाक्य है, आज लोग ठंडी हवा खरीद रहे हैं क्योंकि उन्होंने पेड़ों की छाया खो दी है। उफ, ये बहुत ही गहरी बात है ना? विकास के नाम पर पेड़ों का कटना सिर्फ कुछ क्विंटल लकड़ी का कटना नहीं है, ये असल में इस धरती के प्राकृतिक एयर कंडीशनर का नष्ट होना है। और आरव को जो सड़क तुरंत गर्म लगी, उसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है जिसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहा जाता है। ये अर्बन हीट आइलैंड कैसे काम करता है? क्या ये सिर्फ डामर और कंक्रीट की वजह से है? हाँ, और पेड़ की अनुपस्थिति की वजह से भी। एक बड़ा पेड़ केवल छाया देने वाला छाता नहीं होता, वो एक जीवित काम करने वाला वाटर पंप है। वाटर पंप? वो कैसे? पेड़ वाष्पीकरण या जिसे इवेपोरेशन कहते हैं, उसके जरिए जमीन के नीचे का पानी पत्तियों तक खींचते हैं और उसे हवा में छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया आसपास के तापमान को कई डिग्री तक कम कर देती है। अरे वाह, मतलब प्रकृति का अपना कूलिंग सिस्टम। बिल्कुल। और जब हम उस पेड़ को काट के वहां डामर या कंक्रीट की सड़क बनाते हैं तो वो एल्बिडो इफेक्ट के कारण दिन भर सूरज की गर्मी सोखता है, उसे रिफ्लेक्ट नहीं करता, और फिर पूरी रात वो कंक्रीट उस गर्मी को हवा में छोड़ता रहता है। ओह, तो इसलिए आज के शहर रात में भी ठंडे नहीं होते? एकदम सही। हमने प्रकृति को विकास के विपरीत खड़ा कर दिया है, जबकि असली विकास वो है जहां बुनियादी ढांचा और इकोसिस्टम एक साथ चले। ये वाष्पीकरण वाला बिंदु बहुत ही शानदार है। मतलब पेड़ सच में पसीना बहाकर हमारे लिए हवा को ठंडा कर रहे हैं, लेकिन आधुनिकता के नशे में हम इस प्राकृतिक तकनीक को भूल गए हैं। और ये बात तब सबसे ज्यादा चुभती है जब हमारी अपनी बनाई हुई मशीनें हमें धोखा दे जाती हैं। हाँ, कहानी का वो पावर कट वाला हिस्सा। बिल्कुल। स्रोत में एक ऐसा ही दृश्य है जो इस कृत्रिम जीवन शैली की कमजोरी को बेनकाब कर देता है। रात का समय है और पूरे शहर की पावर ग्रिड फेल हो जाती है, बिजली गायब। अब सोचिए, वो सारे लोग जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके 5 स्टार एसी लगाए थे, वे पसीने से तरबतर हैं और उनके बच्चे गर्मी से तड़प रहे। हाँ, क्योंकि बिना बिजली के वो मशीनें सिर्फ प्लास्टिक और लोहे के महंगे डिब्बे हैं जिनका कोई उपयोग नहीं। और दूसरी तरफ रामस्वरूप दादा आराम से अपने नीम के पेड़ के नीचे सो रहे। बिल्कुल। उस नीम के पेड़ को किसी पावर ग्रिड की जरूरत नहीं है। दादा को अपनी पुरानी यादें आती हैं कि जब गांव पेड़ों से भरे होते थे तो भरी दोपहर में भी ठंडी हवा चलती थी, कुएं का पानी बिना किसी फ्रिज के बर्फ सा ठंडा रहता था और बारिश बिल्कुल समय पर आती थी। क्योंकि वो एक पूरा चक्र था जो सही से काम कर रहा था। हाँ, और ये देखकर मन में गहरी उलझन होती है। पुरानी पीढ़ी के पास ये जो 100% बैटरी बैकअप वाला प्राकृतिक एसी था जो कभी खराब नहीं होता था, जिसे बिजली का बिल नहीं देना पड़ता था, हमने उस सिस्टम को इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? क्योंकि हमने सुविधा और स्थायित्व के बीच का फर्क भुला दिया है। उस YouTube कविता का संदर्भ यहाँ बहुत सटीक बैठता है। कविता की पंक्तियां हैं, पेड़ हैं जैसे माँ की बाहें, देते छांव सखाते चाहें। कितनी सुंदर लाइन है। बहुत सुंदर है।
अतीत के लोग प्रकृति के साथ एक गहरे तालमेल में रहते थे। पुराने घरों के आंगन, वेंटिलेशन के तरीके, ये सब इकोसिस्टम के हिसाब से डिजाइन किए जाते थे। लेकिन फिर हमें ऐसा लगा कि हम तकनीक से प्रकृति को मात दे सकते हैं। और हम बंद डिब्बों में रहने लगे। हाँ, हमने ऐसे बंद कांच के डिब्बे जैसे घर और ऑफिस बनाने शुरू कर दिए जो बिना एसी के रहने लायक ही नहीं है। कविता आगे चेतावनी भी देती है, पेड़ ना हो तो कौन बजाए, बारिश कैसे फिर आए, धूप बढ़ेगी सूखे निराले, रोएंगे सब पंछी ताले। ये पंक्तियां बहुत वजनदार हैं। मतलब ये सिर्फ गर्मी से बचने की बात नहीं है, ये पूरे जल चक्र को बनाए रखने की बात है। बिल्कुल। पुराने समय में लोग ये विज्ञान समझते थे कि जंगल और पेड़ ही बादलों को आकर्षित करते हैं और भूजल स्तर को बनाए रखते हैं। लेकिन आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया जो पूरी तरह से कृत्रिम ऊर्जा पर निर्भर है। और जब वो ग्रिड फेल होती है तो सब खत्म। पावर कट का वो दृश्य सिर्फ एक घटना में ही है, वो हमारी जीवन शैली के खोखलेपन का प्रतीक है। जब सिस्टम टूटता है तो हमारे पास कोई बैकअप नहीं होता सिवाय उस प्रकृति के जिसे हम पहले ही नष्ट कर चुके हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब क्या हम एक ऐसी ढलान पर हैं जहां से ब्रेक लगाना मुमकिन नहीं है? क्योंकि द कैनोपी ऑफ कूल में इसके बाद सीधे एक खौफनाक भविष्य की ओर छलांग लगाई गई है। वो आरव का सपना है ना? हाँ, आरव को रात में एक डरावना सपना आता है। वो देखता है कि धरती पूरी तरह सूख चुकी है, हर तरफ सिर्फ उड़ती हुई धूल है, लोग बाहर ऑक्सीजन मास्क पहनकर चल रहे हैं। पेड़ अब असल दुनिया में नहीं है, वे सिर्फ किताबों और डिजिटल तस्वीरों में सिमट कर रह गए हैं। सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सच में कभी ऐसे पेड़ होते थे? सूरज की गर्मी इतनी भीषण हो चुकी है कि ऊर्जा के सारे स्रोत पिघल चुके हैं, बिजली खत्म है, एसी कबाड़ बन चुके हैं और लोग पानी की एक एक बूंद के लिए आपस में लड़ रहे हैं। एक पूरी तरह से तबाह हो चुकी दुनिया। ईमानदारी से कहूं तो यह दृश्य किसी डिस्टोपियन हॉलीवुड फिल्म जैसा लगता है। मेरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ कुछ एसी चलाने और चौड़ी सड़कों के लिए पेड़ काटने से स्थिति सच में इतनी बुरी हो सकती है, या ये सिर्फ लोगों को डराने के लिए एक अतिशयोक्ति मतलब एग्जैजरेशन है? देखिए, पहली नजर में ये सपना शायद विज्ञान कथा जैसा लगे, लेकिन शीतल छांव बनाम मशीनी ठंडक वाला विश्लेषणात्मक लेख इस पर बहुत गहराई से रोशनी डालता है। वो स्पष्ट करता है कि आरव का ये सपना कोई कोरी कल्पना नहीं बल्कि डेटा पर आधारित एक चेतावनी है। अच्छा, डेटा भी यही कह रहा है? बिल्कुल। इसे YouTube कविता की इन पंक्तियों से जोड़कर देखिए। धरती की सांसें प्यारी, इनसे चलती जीवन गाड़ी सारी, इनसे मिलता है ऑक्सीजन, पेड़ ना हो तो जीवन सूना, धरती मुरझा जाए। हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम पेड़ों को सिर्फ छाया और लकड़ी के चश्मे से देखते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि वे हमारे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाहरी हिस्सा हैं। एकदम सही बात कही आपने। पेड़ सिर्फ एयर कंडीशनर नहीं है, वे विशाल ऑक्सीजन जनरेटर और कार्बन सिंक है। वो हवा से जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं और जीवन देने वाली सांस देते हैं। और अगर वो नहीं होंगे तो क्या होगा? अगर पेड़ नहीं होंगे और हम सिर्फ एसी से निकलने वाली गर्मी और कार्बन को बढ़ाते रहेंगे तो हवा की रासायनिक संरचना ही बदल जाएगी। हवा सच में जहरीली हो जाएगी। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और भूजल सूख रहा है। मतलब वो जो पानी के लिए लड़ाई वाला सपना था। हाँ, पानी के लिए युद्ध होने की बात अब भविष्य की किसी कहानी का हिस्सा नहीं है। दुनिया के कई हिस्सों में वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स आज एक वास्तविकता बन चुके हैं। इसलिए ये सपना डराने के लिए नहीं है, ये गणितीय सच है कि अगर हमने अपनी दिशा नहीं बदली तो हम इसी मंजिल पर पहुंचेंगे। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि हम सिर्फ गर्मी से बचने के विकल्प ढूंढ रहे हैं, जबकि दांव पर हमारी सांसें और हमारा पानी लगा है। हम एक बीमारी का इलाज पंखे से करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, और पंखा बीमारी ठीक नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन गनीमत है कि हमारे स्रोत हमें इस निराशाजनक भविष्य के खौफ में ही नहीं छोड़ देते। कहानी वहां से बाहर निकलती है और एक छोटे से बच्चे द्वारा उठाए गए एक बहुत ही जमीनी स्तर के कदम की ओर रुख करती है। वो जब आरव पौधा लगाता है। हाँ, सपने से जागने के बाद आरव अपने दादा से पूछता है कि क्या पेड़ लगाने से ये धरती फिर से ठंडी हो सकती है। दादा की आंखें चमक उठती हैं और इसके बाद आरव अपने दोस्तों के साथ मिलकर मोहल्ले की खाली जगहों पर पौधा लगाना शुरू कर देता है, जो कि बहुत प्रेरणादायक है ना? शुरुआत में लोग उस पर हंसते हैं, ताने मारते हैं कि तुम्हारे 2-4 पौधों से क्या ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी। लेकिन वो बच्चा डटा रहता है
और अंततः ये जिद इतनी फैलती है कि उसके स्कूल में एक बच्चा एक पेड़ नाम का पूरा अभियान शुरू हो जाता है। एक छोटी सी चिंगारी जो आग बन गई। बिल्कुल। अब मैं यहाँ थोड़ा व्यावहारिक होना चाहता हूँ। जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी इतनी विशाल समस्या से जूझ रही हो, जब बड़े बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसका हल नहीं निकाल पा रहे हों, तो क्या एक छोटे बच्चे का एक पौधा लगाने से सच में कोई वैज्ञानिक फर्क पड़ता है? क्या ये सिर्फ हमारे मन को तसल्ली देने वाली एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना नहीं है? ये एक बहुत ही तार्किक संदेह है। सतह से देखने पर लगता है कि करोड़ों टन कार्बन उत्सर्जन के सामने एक छोटा सा पौधा क्या ही कर लेगा। वही तो। लेकिन इसे समाज शास्त्र के नजरिए से समझना होगा। ये बात सिर्फ एक पौधा लगाने की नहीं है, ये बात है उस सोच को बदलने की जिसने हमें इस संकट में डाला है। YouTube कविता की बहुत ही सशक्त पंक्तियां हैं। रोज एक पौधा लगाएं हम, हर पौधा एक दीपक जैसा, जिससे जगमग हो जीवन रेशा। एक दीपक सूरज की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने हिस्से का अंधेरा तो खत्म कर ही सकता है ना? बिल्कुल। और जब एक व्यक्ति शुरुआत करता है तो वो सिस्टम को चुनौती देता है। देखिए, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वे ऊपर से नीचे नीतियां थोपने की कोशिश करते हैं, जबकि आम जनता का नजरिया नहीं बदला होता। हाँ, जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। सही कहा। लेकिन जब कोई आरव जैसा बच्चा ये कहता है कि एसी जरूरी हो सकता है लेकिन पेड़ उससे भी ज्यादा जरूरी है, तो वो तकनीक का अंधा विरोध नहीं कर रहा है, वो प्राथमिकताओं को सही कर रहा है। ये एक विशाल माइंडसेट शिफ्ट है। मतलब सोच में एक बड़ा बदलाव। हाँ, असली बदलाव तब आता है जब समाज का हर इंसान ये महसूस करे कि पर्यावरण की रक्षा कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उसकी अपनी बुनियादी जरूरत है। एक बच्चा जब पेड़ लगाता है तो वो सिर्फ लकड़ी नहीं उगा रहा होता, वो अपने आसपास के 100 लोगों की मानसिकता में एक बीज बो रहा होता है। ये एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। ये बदलाव एक लहर की तरह काम करता है, जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि समाधान मशीनों के शोर में नहीं बल्कि बीजों के शांत विकास में है। बहुत खूब कहा आपने। और स्रोत हमें इसी बदलाव का परिणाम भी दिखाते हैं। कहानी के अंत में कुछ सालों बाद की तस्वीर बिल्कुल अलग है। वो शहर जहां पहले सिर्फ धूल और पिघलती सड़कें थीं, अब एक हरे भरे कैनोपी में बदल चुका है। मतलब वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट खत्म हो गया। बिल्कुल। सड़कों के किनारे बड़े बड़े पेड़ लहरा रहे हैं। जिन पक्षियों के घोंसले उजड़ गए थे, उनकी चहचहाट वापस आ गई है। आरव अब बड़ा हो चुका है और वो अपने घर के बाहर एक बहुत ही सीधा लेकिन गहरा संदेश लिखता है। जरूरत हो तो एसी खरीदो, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाओ, क्योंकि असली ठंडक मशीन नहीं, प्रकृति देती है। और मुझे लगता है इस पूरे सफर का सार भी यही है। कृत्रिम ठंडक हमें कुछ पल का आराम दे सकती है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकती है, लेकिन वो जीवन नहीं दे सकती। हाँ, मशीनें सांसें नहीं दे सकती। सही कहा। समस्या एसी के इस्तेमाल में नहीं है, समस्या हमारे उस भ्रम में है जहां हम सोचने लगे हैं कि तकनीक प्रकृति का विकल्प बन सकती है। प्रकृति का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। एसी हमारा आज आसान कर सकता है, लेकिन पेड़ ही वो निवेश हैं जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करेंगे। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार सामने रखना बहुत जरूरी है जो इन स्रोतों से ही प्रेरित है, लेकिन हमें सोचने की एक नई दिशा देता है। वो क्या है? देखिए, जब भी बाजार जाकर कोई नया एसी खरीदा जाता है तो सबसे पहला ध्यान उसकी स्टार रेटिंग पर होता है। 3 स्टार, 4 स्टार या 5 स्टार। ये रेटिंग बताती है कि वो मशीन कितनी बिजली बचाएगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हमारे मोहल्ले, हमारी कॉलोनी या हमारे शहर की भी अपनी एक लाइफ रेटिंग हो? लाइफ रेटिंग? अरे वाह, ये बहुत दिलचस्प अवधारणा लग रही है ना? एक ऐसी लाइफ रेटिंग जो इस बात से तय हो कि उस इलाके में कितने पेड़ हैं, वहां का प्राकृतिक कैनोपी कितना बड़ा है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई ऐसा कानूनी नियम बन जाए कि हर एक एसी खरीदने वाले परिवार के लिए कम से कम एक पेड़ लगाना और उसे बड़ा होने तक पालना अनिवार्य हो जाए। मतलब मशीन से ठंडक ली जा रही है तो प्रकृति को भी कुछ वापस करना होगा। बिल्कुल, बदले में धरती को भी प्राकृतिक ठंडक वापस करनी होगी। ये एक कूलिंग टैक्स की तरह होगा जो पैसे में नहीं बल्कि हरियाली में चुकाया जाएगा। अगर ऐसा सच में हो जाए तो अगले 10 सालों में शहर कैसे देखेंगे? क्या हम अपने छोटे छोटे कमरों को ठंडा करते करते इस पूरी धरती को फिर से सांस लेने लायक नहीं बना देंगे? ये सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद से भरा विचार है।
अगर समाज इस दिशा में सोचे तो हम वास्तव में उस डरावने सपने को एक खूबसूरत हकीकत में बदल सकते हैं। हाँ, शुरुआत में हमने उस मरीज की बात की थी जो टूटी हुई हड्डी के लिए सिर्फ दर्द की गोली खाकर खुश हो रहा था। एसी हमारी वही दर्द की गोली है जो कुछ पल के लिए गर्मी का एहसास सुन्न कर देती है। लेकिन इलाज नहीं करती। बिल्कुल, लेकिन ये धरती, ये पर्यावरण जो विकास की कुल्हाड़ी से जगह जगह से टूट गया है, उसका असली इलाज, उसका असली प्लास्टर सिर्फ और सिर्फ वो पेड़ हैं जो आज लगाए जाएंगे। अगली बार जब एसी की ठंडी हवा का आनंद लिया जाए तो बाहर झांककर ये जरूर देखा जाना चाहिए कि उस गर्म हवा में हमारे हिस्से का कोई पेड़ सांस ले पा रहा है या नहीं। मुझे लगता है ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए विषय और नए नजरिए के साथ।